नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता भी अब मानने लगे, स्वीकार करने लगे हैं कि इस बार चुनाव की शुरुआत बीजेपी के लिए अच्छी नहीं हुई। पहले फेज में कम वोट पड़े और मोदी लहर नहीं दिखी और 26 अप्रैल को अब दूसरा फेज है। 89 सीटों पर 89 सीट्स पर फैसला लॉक होने जा रहा है और अगर इस बार भी मोदी लहर नहीं दिखी या फिर बीजेपी के काडर में और वोटर में जोश नहीं दिखा तो एक बात दोस्तों बिल्कुल तय है कि यह चुनाव धीरे धीरे फंसने जा रहा है। और चुनाव फंसने का मतलब है कि फिर कुछ भी हो सकता है। मोदी जी के हाथ में फिर बाजी निकल भी सकती है, खेल निकल सकता है हाथ से। अब दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि पहले फेज में कम वोट पड़ने के बाद या यूं कहें कि बीजेपी के खराब शुरुआत के बाद पार्टी में टॉप लीडरशिप में एक अजीब सी घबराहट है, बेचैनी है। और शायद इसीलिए दो दिन पहले जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, 23 अप्रैल की रात उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग दिल्ली में अपने घर पर रखी और इस मीटिंग में अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य, इसके अलावा वहाँ पर BL संतोष थे जो RSS के नुमाइंदे हैं, बीजेपी में RSS का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, BL संतोष साहब थे। वहाँ पर सुनील बंसल जो अमित शाह के बहुत खास हैं वो थे, विनोद तावड़े थे, 6-7 लोग थे। और वहां पर यह डिसाइड हुआ कि आखिर ये वोटर क्यों नहीं आ रहा है, आखिर मोदी लहर क्यों नहीं दिख रही। इसका एक तरह से आप कह सकते पोस्टमार्टम हुआ, एक क्रिटिकल असेसमेंट हुआ। और उस असेसमेंट में ये बात, ऐसा जानकार कहते हैं, सूत्र कहते हैं कि जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि बीजेपी लीडरशिप का मानना है कि पहले फेज में जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो वोट देने आ रहा है, यानी जो बीजेपी का 20% कोर वोटर है, जो चाहे बीजेपी हारे, चाहे जीते, चाहे मोदी हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये जो कोर वोटर है जिसमें ज़्यादातर सवर्ण मतदाता हैं, कुछ OBC के भी आप कह सकते हैं, कुछ जातियां हैं जो उत्तर भारत में बीजेपी को आंख बंद करके वोट करती हैं। ये जो कोर वोटर है ये तो निकला और ये वैसे भी निकलता, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है तकरीबन 15 से 17% हो सकता है, 14 से 20% हो सकता है, मान लीजिए 15 से 17%। ये जो फ्लोटिंग वोटर है, ये जो साइलेंट वोटर है, इसने इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को हल्का सा झटका दिया है। और इसीलिए इस मीटिंग में जो अमित शाह ने ऐसा कहते हैं, जो मैसेज दिया वो ये था कि 26 अप्रैल अब जो सेकेंड फेज है ये डू और डाई है बीजेपी के लिए, करो या मरो है, डू और डाई, करो या मरो। अब दोस्तों, ये बात सही है कि अमित शाह और नड्डा ने पिछले 48 घंटे में बीजेपी के काडर को मोबिलाइज करने की पुरजोर कोशिश करी है और ये कोशिश जारी रहेगी 26 अप्रैल तक कि किसी तरह से वोटर को बाहर निकालें, खासकर फ्लोटिंग वोटर को। लेकिन हकीकत ये है, ज़मीनी हकीकत ये है कि ये जो 89 सीट्स हैं जहां सेकेंड फेज होना है, गेम अभी भी फंसा हुआ है। और गेम इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि केरल में चुनाव होना है जहां बीजेपी के फुटप्रिंट्स ही नहीं है। बीजेपी 20 में से 1 सीट ले जाए, बहुत बड़ी बात है। खेल महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ है जहां पर 8 सीटें हैं और आप यकीन मानिए कि इतनी घबराई है बीजेपी महाराष्ट्र में कि अभी तक टिकट नहीं बांटे गए, बहुत से टिकट नहीं बांटे गए। पहला फेज हो चुका है, दूसरा फेज होने वाला है, टिकट नहीं अमित शाह तय कर पा रहे। ये स्थिति महाराष्ट्र की है, जो एक्सपर्ट्स की मदद से मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हेमा मालिनी का मथुरा, रामायण के राम का मेरठ, ऐसी कई सीटें हैं, 7-8 सीटें हैं जहां पर क्रूशल वोटिंग है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि जो जयंत चौधरी हैं, जिनको जाट वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अमित शाह लाए थे, मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया था, वो जो जयंत चौधरी हैं वो कमाल नहीं कर रहे अमित शाह के लिए। तो ये भी ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश में जैसे ऐसी हवा चली है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रही है, उसका भी मैं आपको हाल बताऊंगा। लेकिन चुनाव राजस्थान में भी फंसा हुआ है।
राजस्थान का पहला फेज़ 12 सीटों का अच्छा नहीं गया। राजपूत आंदोलन, वसुंधरा फैक्टर और भी बहुत से कारण हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कोई जानता नहीं है, और बाकी के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबका सब तबादला कर दिया अमित शाह ने। तो एक ऐसा स्टेट जो नौसिखियों के हाथ में है राजस्थान में 13 सीटों पर जो है वो वोटिंग है 26 तारीख को, 12 पे हो चुकी, यानी राजस्थान लॉक हो जाएगा 26 अप्रैल को। इसके अलावा बिहार, और बिहार में आज वादा करता हूं आपको कि चौंकाने वाली खबर देने जा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार में मोदी जी को वो शख्स कर रहा है जिसका दामन मोदी जी ने थामा था। वही आदमी मोदी जी के साथ खेल कर रहा है, नीतीश कुमार। वहाँ लड़ाई अब धीरे धीरे पर्दे के पीछे नीतीश की लॉबी और मोदी के लॉबी के बीच में। तो ये हाल बिहार का है। 5 सीटें हैं, उसका भी मैं हाल आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, जो क्रूशल क्वेश्चन है, जो असली सवाल है, वो ये है कि अगर पहले फेज़ की तरह ये जो दूसरा फेज़ है 26 अप्रैल को, इसमें भी कम वोट पड़ते हैं, प्रतिशत नीचे आता है, लोगों में उत्साह नहीं दिखता, फ्लोटिंग वोटर बीजेपी की तरफ झुकता नहीं दिखता, मोदी लहर नहीं दिखती, तो एक चीज़ तय है कि कहीं ना कहीं, जो मैंने पहले कहा, गेम फंसता चला जा रहा है। और ये जो लक्षण है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये जाहिर करते हैं कि अमित शाह जो चाणक्य हैं मोदी के, उनकी जो रणनीतियां हैं, जो बिसात उन्होंने बिछाई है, जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, वो जमीन पर कारगर नहीं हो रही। तो दूसरा फेज आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जाहिर करेगा, एक संकेत देगा कि आगे क्या होने जा रहा है 2024 में। क्या धीरे धीरे ये मोदी के हाथ से गेम निकल रहा है। सेकेंड फेज बहुत ही क्रूशल है, बहुत उसकी अहमियत है। अगर वोट कम पड़े तो मैंने कहा ना, मोदी जी के लिए मुसीबत है। सवाल इस बात का है कि ये जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, जहां 28 सीटें हैं, 14 सीटों पर मतदान होना है। क्या होने जा रहा है कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में भी इस वक्त कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अगर कांग्रेस कर्नाटक में कुछ करके दिखाती है तो दक्षिण के द्वार बंद होने जा रहे हैं मोदी जी के लिए, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल, ये जो सेकंड फेज है, 89 सीट्स हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा 4 जून के नतीजों पर, और क्या वाकई दूसरा फेज तय कर देगा कि चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है, मोदी का रथ किस तरफ बढ़ रहा है, जीत की तरफ या हार की तरफ। 2 खास मेहमान हैं, अशोक वानखेड़े, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र के एक सुपर एक्सपर्ट। हमारे साथ उत्तर प्रदेश, बिहार के डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार भी हैं। दोनों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और उस सवाल का जवाब दूंगा कि इस चुनाव में अब आगे क्या होने जा रहा है। टाइगर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, फिर से अग्नि परीक्षा है मोदी और शाह की, और लोग कह रहे हैं कि हवाइयां उड़ी हुई हैं। अमित शाह रात भर मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग, कभी कर्नाटक में किसी नेता से बात कर रहे हैं तो कभी महाराष्ट्र में किसी नेता से बात कर रहे हैं। चीजें संभाले नहीं संभल रही। ये जो आपाधापी है, ये जो घबराहट है, ये क्यों है? क्या फेज 2 में भी मोदी का रथ फंस रहा है, महाराष्ट्र में फंस रहा है? देखिए, फेज 1 ने ऐसी शुरुआत कर दी, तब से थोड़े से डिमोरलाइज्ड है। हाँ, मेहनत करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा कोई राजनीतिक दलों में लोग नहीं है जितनी मेहनत वो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये सारा मेहनत किसी काम का नहीं है, फूटे हुए घड़े में पानी भरना है ये मीटिंग। फूटे हुए घड़ी में पानी भरने जैसा है, क्योंकि अभी भागा दौड़ी करने से कुछ नहीं होगा। जो सीटें आपने दी है, जो उम्मीदवार आपने उतारे हैं, वो उम्मीदवार इस तर्क पे उतारे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और जब मोदी है तो मुमकिन है करके जब उम्मीदवार उतारे तो जनता ने कहा, बीजेपी के संगठन ने कहा, लोकल उम्मीदवार नमकीन है, नहीं चलेगा, ये मुमकिन से नहीं चलेगा। इसलिए ये जो भागादौड़ हो रही है, चलो बाप जी गलती हो गई, अब दे दिया, इसको जितवाओ कैसा भी करके, बस ये मनुहार चल रही है। लगातार हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, धमकियों का कोई असर नहीं होता। टाइगर, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लॉक हो चुका है
और लॉक हो लॉक चुका होने है। के बाद अब कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ नहीं होने वाला है। आपने उम्मीदवार ही इतना घटिया उतारा है, तो वो आपने उम्मीदवार ये सोच के दिया कि भाई मोदी है, तो मैंने बोला ना, आपने बलबूते पे दिया, हम निकलवा देंगे। लेकिन अब समझ जी में आ गया पहले फेज के बाद, मोदी उम्मीदवार मोदी जी या शाह नहीं निकालते, राहुल गांधी टाइगर या जरा, सोनिया गांधी नहीं निकालती, टाइगर जरा अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र का भी तो जनता हाल निकालते हैं। चलिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। पहले फेज में बता हमारे दीजिए, यहाँ जो सीटें हैं, संक्षेप में बता दीजिए, संक्षेप में बता संक्षेप में दीजिए। बताता हूं। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड़, परभणी। इसमें 8 नांदेड़ सीटें। और हाँ, इसमें से परभणी और नांदेड़ में भाजपा थोड़ी आशा रख सकती है। बुल्ढाना शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, दो शिवसेना आमने सामने, वह सुपड़ा साफ है एक नाथ शिंदे का, वो सीट इंडिया गठबंधन के हाथ में है। अकोला में उन्होंने जो सिटिंग एमपी थे धोत्रे, वो बीमार है, इनके बेटे को दिया, जिस बेटे का कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। कांग्रेस ने ताकत से उम्मीदवार उतारा है। आंबेडकर भी इसमें है, पिछली बार भी आंबेडकर नंबर 2 पोजीशन पे थे, इस बार आंबेडकर एक्सपोज हो चुके हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए अकोला भी बीजेपी के पाले में नहीं जा रही है। फिर अमरावती, अमरावती तो नवनीत राणा की है, वो तो खत्म है सीट। उसके बाद वर्धा, वर्धा में तड़स को दिया बीजेपी ने, जिसके ऊपर व्यभिचार के, जिसके बेटे के ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर कमीशन खोरी के आरोप है, जनता के खिलाफ, मतलब बीजेपी का लोकल लीडर उसके खिलाफ विद्रोह कर चुका है, वो गया, वो इस टाइगर बार वो भी 8 हार रही सीटों है। में क्या है, 8 सीटों में क्या लग रहा है इन 8 8 सीटों में? सीटों में नांदेड़ एक उनके पास कंफर्म सी लग रही है, क्योंकि नांदेड़ पिछली बार उनके पास थी बीजेपी के पास, और इस बार जी, उस बीजेपी को कड़ा टक्कर देने वाला अशोक चौहान वो बीजेपी के पाले में गया है, इसलिए ये तो आप नांदेड़ में हो सकता है वो 8 जो में एक कितने एक सीटें नंबर दे हैं। रहे हैं बता दीजिए साहब, शुरुआत में ही बता 8 दीजिए। 8 में मैं 2 दे रहा हूं इनको, अरे बाप रे बाप, 2 सीटें आप दे परभणी रहे हैं और मतलब। नांदेड़, और कुछ नहीं। परभणी भी 8 टाइट है, में, लेकिन बड़ा 8 दिल में रख अगर, के। नहीं मुझे याद आ रहा है पिछली बार आपने 5 में से जो विदर्भ में चुनाव हुआ था, नागपुर की सीट बड़ी मुश्किल से उसमें से आपने। सिर्फ गडकरी का छोड़ के बाकी मैंने मना किया। थिंग्स नॉट गुड फॉर बीजेपी, थिंग्स नॉट गुड फॉर डेफिनेटली बीजेपी नॉट, इन महाराष्ट्र। डेफिनेटली नॉट। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में फिर 8 सीटों पर चुनाव है। अमित शाह कह रहे हैं 8 की 8 सीटें उनके पास है, और उनके पास इस बार जयंत चौधरी है। उनके पास एक विनिंग सिंबल है चौधरी चरण सिंह का। जयंत चौधरी की पार्टी बीजेपी के साथ है। 8 में 8 सीटें यूपी में। 8 सीटों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी बहुत काम के नहीं है, क्योंकि जाटों की अपनी अस्मिता का मुद्दा है। महिला पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन, और इन सब के बीच ठाकुर चौबीसी का गाजियाबाद में खड़ा हो जाना, राजस्थान गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजपूतों का आंदोलन खड़ा हो जाना, अग्निवीर का मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, फिर अमित शाह साहब कौन सी स्ट्रेटजी बना रहे हैं? वोटर्स कहां से आएंगे? वोटर्स कौन है? किसान है, नौजवान है, बेरोजगार है, ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वाले हैं, महिलाएं हैं, जाट अस्मिता है, खाप अस्मिता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा कैसे अलग है? दोनों इलाकों में आप कह रहे हैं, इसका मतलब आपका कहना है कि जयंत चौधरी एक तरह के खोटा सिक्का साबित हो रहे हैं अमित शाह के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं, सीधे सीधे बोलिए भाई। काफी हद तक खोटा सिक्का साबित हो रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी तो चुनाव हार रहे हैं 2 बार से, अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। अब उनके सहारे बीजेपी चुनावी वैतरणी पार करना चाह रही है, तो ये बीजेपी जाने। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो पहले चरण में हुआ है वही इस चरण में दिखाई दे रहा है। पहले चरण में जो हुआ है वही दूसरे चरण में होगा। जयंत चौधरी खोटा सिक्का साबित हो रहे हैं। अमित शाह का दांव जो है कहीं ना कहीं गलत हो गया। जिसको असेट मान रहे थे वो लायबिलिटी निकला। ये अमित शाह की जो है इलेक्टोरल ट्रेडिंग चल रही है इस वक्त, दिन खराब चल रहे हैं। टाइगर, एक चीज बताइए, यूपी तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप तो इस वक्त यूपी में ही हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि हेमा मालिनी जहां खड़ी हो मथुरा से, और जहां से इतनी जबरदस्त रैली करी हो अलीगढ़ में मोदी जी ने कि सारे ताले बंद करवा दूंगा विपक्ष के, और जहां पर राम आए हो, रामायण वाले राम मेरठ में, तो मेरठ में राम है, मथुरा में हेमा मालिनी है, अलीगढ़ में साक्षात मोदी जी वहां पहुंचे, खूंटा गाड़ दिया उन्होंने वहां पर, और ये कह रहे हैं कि साहब हालत पतली है यूपी में।
अभिषेक कह रहे हैं। यदि आपको लगता है मोदी जी की रैली से खूंटा गड़ जाएगा तो फिर देश में 400 450 पार बीजेपी है। खूंटा ही तो नहीं गड़ रहा है। आपके नरेशन को लोग ले कौन रहे हैं? अरुण गोविल को वो बार बार राम राम करके वो अभी भी फिल्मों के मोड में ऐसा आशीर्वाद देते हुए घूमते हैं। अब ऐसा आशीर्वाद देने से काम होता है क्या? जनता भी बाय बाय कर रही है। आपको सांसद चाहिए या एक्टर चाहिए, ये तय करना है। आपको एक सेलिब्रिटी को भेजना है कि आप, हेमा मालिनी का भी वही है। कितनी बार ढोएंगे हेमा मालिनी को? और हेमा मालिनी ने किया क्या मथुरा के लिए? आम लोगों की समस्या, कभी एक आध बार चॉपर से उतर के या मर्सिडीज से उतर के हाथ में हंसिया लेके घास से फोटो खींचने से थोड़ी ना आप काम करते हो। लोगों को अपने अपने वेदनाओं को शब्द देने वाले नुमाइंदे चाहिए, और यदि वो नहीं मिल रहे होंगे तो बदलाव होगा। एंटी इनकम्बेंसी नाम का एक फैक्टर होता है, वो लगातार यहाँ दिख रहा है। फिर मतलब टाइगर आप क्योंकि उत्तर प्रदेश में इत्तेफाक से, हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक उसके आप एक्सपर्ट हैं, यूपी के भी आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन अभी तो आप यूपी में बड़े, मतलब यूपी में होकर अगर आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर यकीन तो मुझे करना होगा। दीपक भाई, जब नतीजे आएंगे फाइनल, तब हम कह रहे हैं ना, सबसे बड़ा गड्ढा मध्य महाराष्ट्र में होगा, सबसे बड़ा गड्ढा बंगाल में होगा। यूपी आपको सबसे बड़ा बदलाव का कारण दिखेगा। चलिए सब, टाइगर आप बीजेपी को लॉस होगा। इस वक्त आप उत्तर प्रदेश में, तो मैं आपकी बात कैसे काटूं, मेरे पास तो तथ्य नहीं। मैं अभिषेक के पास जा रहा हूं, आपके पास फिर आऊंगा। अभी कर्नाटक में जरा डीके शिव कुमार का भी हाल पूछना है आपसे कि भाई वहां क्या होने जा रहा है। 14 सीटें हैं कर्नाटक का खेल बड़ा डिसाइसिव होगा इस बार। मोदी जी का रथ तो कर्नाटक में भी रुक सकता है। अभिषेक, बिहार में फिर से चुनाव है, फिर से 5 सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही। क्या बिहार में आपको लग रहा है कि मोदी और अमित शाह ने जो प्लान तैयार किया था कि हम नीतीश कुमार को तोड़कर लाएंगे लालू से, फिर नीतीश कुमार और मोदी की फिर से जोड़ी चलेगी, आपको लग रहा है कि ये जो 5 सीटों पे मतदान होने जा रहा है 26 तारीख को, क्या बीजेपी रिकवर करेगी? जो कुछ उसने पहले फेज में खोया है उसको वो दूसरे फेज में रिकवर करेगी, ऐसा लग रहा है आपको? या दाल यहां भी पतली है बिहार में? दीपक जी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बिहार की जो 5 सीटें हैं वो 5 जेडीयू लड़ रही है। दूसरे चरण वाली 5 सीटें जेडीयू लड़ रही है, और पहले चरण में जो कुछ भी हुआ है दूसरे चरण में उसका रिएक्शन भी दिख रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों पार्टियां गठबंधन में लड़ रही है, अलग अलग लड़ रही है। बीजेपी वर्सेस जेडीयू तो नहीं हो रहा है जमीन पर। मतलब आप अपने स्टेटमेंट पे कायम है कि नीतीश वर्सेस मोदी है, 36 का आंकड़ा है, दरार पड़ चुकी है रिश्ते में, आप अभी भी कायम है इस बात पे? 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर जो कुछ भी देखने को मिला था कि बीजेपी के कैडर एक तीसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जेडीयू के नंबर को गिराया जा रहा था असेंबली में, उसी का रिएक्शन देखने को मिला। All is not well between नीतीश कुमार एंड मोदी। All is not well अभिषेक, सब कुछ ठीक नहीं है? एक लाइन में बताइए जवाब, एक लाइन में। सब कुछ नहीं, बल्कि कुछ भी ठीक नहीं है। ओहो, कुछ भी ठीक नहीं है। टाइगर, मैं तो कर्नाटक पे टाइगर बात करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि भाई बिहार में जेडीयू की लड़ाई जो है वो आरजेडी से नहीं है, जेडीयू जो है वो बीजेपी से लड़ रही है। नीतीश कुमार और मोदी नहीं, नीतीश वर्सेस मोदी हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं? नहीं, बराबर कह रहे हैं अभिषेक जी, सही कह रहे हैं। बिहार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए क्या है, सारे राजनीतिक हथकंडे बीजेपी जब यूज करती है तो उसको लगता है कि विपक्ष मूर्ख है, विपक्ष भी उससे सीखता है। पिछली बार नीतीश कुमार को साथ लेके लड़े और एक खूंटा गाड़ दिया रामविलास पासवान के कुनबे का, और नीतीश कुमार आधे पे आ गए। नीतीश कुमार को लगा इस बार लोकसभा में ऐसा कुछ हो गया मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि आरजेडी हमें मदद करे, हम आरजेडी को मदद करेंगे। नहीं, और आप क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार मोदी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, मोदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मोदी को ही निपटाना चाह रहे हैं।
साथी अपने साथी को निपटा रहा है। मैं आपको एक बात, मैं आपके सवाल का जवाब सवाल में पूछता हूँ। नीतीश कुमार ने मोदी जी के साथ गठबंधन किया, फिर मोदी जी ने विधानसभा में नीतीश कुमार को क्यों निपटाया? सवाल ये। ओहो, तो ये विधानसभा का बदला लोकसभा में, लोकसभा में लिया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, बिहार का मॉडल समझ में आ रहा है धीरे धीरे मुझे कि वहां पर मोदी नहीं नीतीश मॉडल चल रहा है। मैं कर्नाटक जाना चाह रहा हूं। टाइगर, कर्नाटक आप अक्सर जाते रहते हैं, बीच में कभी बेंगलोर हैं, कभी मैसूर हैं, फिर वहां 2 दिन के लिए फिर आ गए, और कर्नाटक आपके रडार में काफी बरसों से है। 14 सीट, कुल 28 सीटें हैं कर्नाटक में। पिछली बार बीजेपी 26 सीट जीत के ले गई थी। इस बार भी बीजेपी का कहना है कि हम 24-25 सीट तो जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि 26 तारीख को आधे कर्नाटक में चुनाव है, सदर्न पार्ट में, बेंगलोर मैसूर एरिया में 14 सीटें हैं इस एरिया में, क्या डीके शिव कुमार, जिनको दक्षिण भारत का चाणक्य कहा जाता है, कांग्रेस का स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है, आज की तारीख में सबसे कामयाब खिलाड़ी कहा जाता है, सबसे बड़े बल्लेबाज हैं कांग्रेस के, क्या डीके शिव कुमार सीधा रमैया मिलकर आपको लगता है कि लोकसभा में भी मोदी को निपटा देंगे? ऐसा आपको लग रहा है? वहां से फीडबैक क्या आ रहा है कर्नाटक से? अच्छी तरह से निपटा रहा है। इसमें एक तीसरा एंगल भी, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और बीजेपी के विद्रोही नेता, ये 3 फैक्टर मिलके बीजेपी को वहां तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधानसभा के हार से उभरी नहीं, लोकल यूनिट में भयानक झगड़े हैं किसकी वजह से हार हुई। फिर उन्होंने आनंद फानन में पूरा लिंगायत को इकट्ठा करने के लिए येदियुरप्पा के चरणों में पार्टी छोड़ दी। जैसी पार्टी येदियुरप्पा के चरणों में छोड़ दी, एंटी येदियुरप्पा लॉबी उठ के खड़ी हो गई। पहले एक नजर की शर्म होती थी, दिल्ली आंखें दिखाता था तो कर्नाटक नीचे बच जाता था। अब दिल्ली आंखें दिखाता है तो कर्नाटक उसमें भी ऊंची आवाज में बात करता है जी। और इसी वजह से वहां विद्रोही फैक्टर है, वहां परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो गारंटियां बोली थी वो उन्होंने तुरंत लागू की। उनको मालूम था लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो वो बोलते हैं कि जब बोलते हैं लागू करते हैं। बताइए किया कि नहीं? बीजेपी अंदरूनी झगड़ों से लड़ रही है। टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने कहा, हमेशा गलत हुआ है। और ये जो आप बात बता रहे हैं दक्षिण कर्नाटक की, ये है ही शिव कुमार का गढ़। ये ओल्ड डीके शिव मैसूर, कुमार, हसन, ये जो एरिया है, ये जनता दल का एक गढ़ हुआ करता था, जनता दल का, जेडीएस का। उसको विधानसभा में पहली बार बुरी तरह से छेदा है। उसमें से कुछ शेयर बीजेपी को मिला है, लेकिन मेजर डीके शिव कुमार लेके गए जी। और अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की, जीने के लिए कि यदि हम लोकसभा में निपट जाएंगे तो जेडीएस खत्म हो जाएगा, उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। इसका मतलब लेकिन बीजेपी भी जेडीएस को खत्म ही करना चाहती है जी। टाइगर, एक बात आपने एक बात बड़ी कही, आपने कहा सिर्फ डीके शिव कुमार और सीधा रमैया की जोड़ी ही कामयाब जोड़ी नहीं है, बीजेपी से जो नाराज बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं भीतरघात कर रहे हैं। एक मुश्किल स्थिति में कर्नाटक में बीजेपी है, 28 सीटों वाला राज्य है, दक्षिण का बड़ा राज्य है, बीजेपी का गढ़ रहा है, और टाइगर बता रहे हैं कि ये जो गढ़ है, ये जो किला है, इसमें दरारें दिख रही हैं, और पता नहीं शायद अगर नाकामी मिली अमित शाह को, मोदी को कर्नाटक से, तो कम से कम 14 सीटों में से जी, इन 14 सीटों में से बीजेपी 4 सीट भी गारंटी के साथ नहीं कर सकती कि हमको एज है। ओहो, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस होगी ये तो। वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी इन कर्नाटक। मैं आऊंगा, अभिषेक के पास आऊंगा, लास्ट राउंड शुरू हो रहा है, लास्ट में एक सवाल, उसके बाद फिर अभिषेक से कमेंट, और फिर मैं इस प्रोग्राम को जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी रह गया है। इतना डर गया मैं तो सुनते हिम्मत ही नहीं हो रही मध्य प्रदेश जाने। अरे नहीं, 10 सीटें हैं भाई। टाइगर मध्य प्रदेश छोड़िए, अब ये तो आपने कर्नाटक में ही रथ फंसा दिया। नहीं, एक पहिया महाराष्ट्र में फंसा है, एक पहिया जो है कर्नाटक में फंसा है, केरल में कुछ मिलना नहीं है। मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, मध्य प्रदेश के मामले में लोग कहते थे कि दिग्गी राजा की सीट निकल जाएगी, कमलनाथ की निकल जाएगी, 2 सीटें तो मिली जाएगी, 1 के 2 हो जाएंगे। फिर कहे रतलाम भी निकल जाएगी, झाबुआ रतलाम, और बोले मंदसौर भी शायद फंसी हुई वो निकल जाएगी, तो 4 सीटें हो गई। फिर कहा मुरैना और ग्वालियर ये फंसी हुई है, यहाँ यदि झटका ठीक से लड़े तो ये भी निकल जाएगी। लेकिन मैं विंध्य से लौटा हूं, 2 घंटे पहले मैं
विंध्य से लौटा हूं, विंध्य प्रदेश से जी। मैं। सतना था, सतना रीवा दोनों सीटें फंसी है। सतना तो कांग्रेस जीत रही है, ओहो, जो कल पोलिंग में है, परसों। हाँ, मतलब आप परसों की थी। उत्तर प्रदेश में आज आए तो आप वहां पर थे, मध्य प्रदेश में मैं थे जहां चुनाव इलाहाबाद होने से जा रहा सतना है। गया था। हाँ हाँ, ओहो, इलाहाबाद से मैं सतना गया था। तो सतना संक्षेप में बता में दीजिए फिर क्या है। सतना में मैं इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो गया, जिस सांसद को, जिस विधायक ने हराया था चुनाव विधानसभा में, वही जोड़ी फिर से लड़ रही है। वो जी जी सांसद जी। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के विधानसभा में जीत नहीं पाए। गणेश सिंह जो है बीजेपी के, वो चौथी बार के लिए लड़ रहे हैं। भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। और जब पार्टी ने उनको अच्छा कैंडिडेट समझ के विधानसभा में उतारा, तो विधानसभा में वो चुनाव हार गए। और जिसके मतलब सामने हार गए, ये जो कुशवाहा के बेल्ट सामने, है, ये जो विंध्य प्रदेश की बेल्ट है आप कह रहे हैं, ये भी फंसी हुई है बीजेपी के लिए बुरी तरह से फंसी हुई है। बुरी तरह। रीवा में जो सिर्फ बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी कही जाती थी, वो रीवा में आज पोजीशन टाइट हो गई बीजेपी। टाइट पोजीशन में। मतलब मैं बता आ रहा नहीं हूं टाइगर, सकते। आ रहा हूं। एक कमेंट में जरा तुरंत एक कमेंट अभिषेक से ले रहा हूं, समय भाग रहा है। अभिषेक, क्या आपको लग रहा है कि नड्डा, हम सुनने में आता है कि नड्डा साहब थोड़ा सा उनका चेहरा उतरा हुआ है। जो बीएल संतोष हैं, संगठन महामंत्री हैं राष्ट्रीय, बीएल संतोष जो हैं वो टेंस दिख रहे हैं। रात रात भर की अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। मोदी जी की हम भाषण का कंटेंट देख रहे हैं, बौखलाहट दिख रही। ये हो क्या रहा है बीजेपी में अभिषेक भाई? देखिए, 10 साल जब सरकार चलाते हुए हो जाता है, तब जनता आपके जुमलों पर और वादों पर वोट नहीं देती, आपके कामकाज का आकलन करती है कि 10 साल में आपका काम बोलता है, आपका कारनामा बोलता है। और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जनता के बीच ये फीलिंग आ गई है, ये जनता महसूस कर रही है कि 10 साल की सत्ता का कारनामा बोलना है। और जब कारनामा बोलना शुरू कर देता है तो चिंता की लकीरें पड़ने लगती है। चिंता की लकीर, जेपी नड्डा चिंता की साहब करें तो लकीरें। क्या करें? करें तो क्या करें। टाइगर, ये नड्डा साहब का के चेहरों पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? उनको मतलब टेंस क्यों है आजकल नड्डा साहब? नड्डा ऐसा साहब क्या ही हो थोड़ी, गया? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हवा उड़ी हुई है। अमित शाह बौखलाहट में क्या क्या बोल रहे हैं, आप देख लीजिए। कंटेंट क्यों? नहीं है इनके भाषणों में, इसीलिए कि हाथ से बाजी जा रही है। ओहो, तीन लोकसभा सेकंड फेज में है छत्तीसगढ़ की। और यदि बघेल ने ठीक से लड़के सीट निकाल ली, तो ये तीनों जा रही है उनकी, बीजेपी की, जो मात्र तो 75,000 आपको क्या वोट है। लग रहा है कि ऐसा तो नहीं एक अंडर प्रेशर अमित शाह से या मोदी से गलत डिस्ट्रीब्यूशन टिकट का हो गया, कोऑर्डिनेशन अंडर में प्रेशर कमी है, नहीं, क्या ओवर है? कॉन्फिडेंस। अंडर प्रेशर में तो अब आ गए हैं, पहले फेज के बाद। चुनाव अनाउंस होने के बाद तो बाबा बाबा 400 की बात कर रहे थे। टाइगर कह रहे हैं ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है। 400 पार का नारा, जब आप मतदान से कई महीने पहले, चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और मोदी ने पार्लियामेंट में कह दिया हम 400 पार आ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अब जो रैलियां हो रही, मोदी 400 नहीं बोल रहे, 400 पार का नारा अब नहीं लग रहा, मना कर दिया गया कि अब 400 पार का नारा नहीं लगेगा। टाइगर, आपने एक बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं जब आदमी को यह लगने लगे कि जनता टेकन फॉर ग्रांटेड, वोटर तो हमें वोट देगा ही, हम जो तय करेंगे वही होगा। और मुझे लगता है इसी ने मोदी के रथ को फंसा दिया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, जो टाइगर कहते हैं। मोदी जी तो, अरे मोदी जी तो कहते ना, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं पेड़ों में पीपल हूं, जानवरों में सिंह हूं, इंसानों में अर्जुन हूं, डिफेंस में राजनाथ हूं, मध्य प्रदेश में यादव हूं, छत्तीसगढ़ में साहू हूं। ये तो स्वतः खुद को ही कहते हैं। महाराष्ट्र में वो एकनाथ शिंदे है। मोदी जी राजस्थान में भजन लाल हैं, राजस्थान में भजन लाल है। यूपी बड़ी में नहीं बात। बता सकते भाई योगी आदित्यनाथ है कि नहीं है। टाइगर ने आज बड़ी बात कही। टाइगर का यह कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, टाइगर को ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक अभिशाप बनता चला जा रहा है। और अब क्योंकि इलेक्शन लॉक हो चुका है, समय नहीं बचा, और अब स्थितियों को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए अभिषेक कह रहे थे कि नड्डा हो या फिर अमित शाह हो,
चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। देखना है सेकंड फेज में क्या होता है, और सेकंड फेज में भी अगर बीजेपी का रथ फंसता है तो ये चुनाव फिर फंस जाएगा, ऐसा लगता है। टाइगर आप आए और अभिषेक आप आए, खुलकर बातें हुई और आपने जो भी जानकारियां दी, मैं दोस्तों की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा आप दोनों का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। समय निकाला आपने, थैंक यू सो मच सर।